आज शुरू कर जा रहे हैं पॉलिटिकल का अंतिम चैप्टर अध्याय 18 और इसमें हम विविध पढ़ेंगे जिसमें जितने भी सवाल अभी तक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। विविध प्रश्न में पॉलिटिकल का ही है, एनसीईआरटी का। तो आज खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, निम्न में से किसमें जो है किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब निम्न में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का जो है प्रावधान नहीं किया गया है। तो निम्नलिखित में कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। मतलब नीचे जो दिया गया है इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब है डी, 1 और 3। 1 और 3 मतलब राज्यसभा और आपका राज्य विधान परिषद में इसके आरक्षण की चर्चा नहीं है। लोकसभा विधानसभा में तो होगा ही, आप जानते ही हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, भारत में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा एवं राज्यों की जो है विधानसभाओं में किया गया है। ठीक है, मतलब भारत में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में किया गया है। इतना हम जान गए। अब चलिए और जानते क्या है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को जो है आर्टिकल 330 में लोकसभा तथा अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रबंध किया गया है। सिंपल, ये तो मैंने सिंपल पढ़ लिया, लेकिन इसके बारे में हम याद कैसे करेंगे। तो सुनिए कि हम जान गए कि भारत में जो विभिन्न वर्ग के हैं लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में किया गया है। इतना तो हम जान गए। और क्या है सुनिए, अनुसूचित जाति की बात की जाए, मतलब अनुसूचित जातियों की बात की जाए एवं अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए, ठीक है, तो ये दोनों को आर्टिकल में सम्मिलित किया गया है। तो कौन कौन आर्टिकल में, कैसे, तो सुनिए। अनुच्छेद 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में सम्मिलित किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 332 की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं के लिए, याद रखिएगा, राज्य विधानसभाओं में इसकी चर्चा की गई है। अब चर्चा की गई है तो कैसे की गई है, ये सवाल है। तो सवाल यही है कि अगर 330 के तहत लोकसभा, 332 के तहत हमारा राज्य विधानसभा में किया गया है तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या का जो रेशियो होगा उसके अनुसार, मतलब अनुपात में आरक्षण का प्रबंध किया गया है। ठीक है, तो सुनिए, लोकसभा में अगर बात करते हैं हम लोग, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84, याद रखना है 84 आरक्षित किया गया है, 84। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान जो है आरक्षित किया गया है, मतलब रिजर्व किया गया है। समझ गए। तो अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जातियों के लिए, मतलब कास्ट के लिए 84 है लोकसभा में आरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनके लिए 47 स्थान जो है आरक्षित किया गया है। बस इतना जान लीजिए। क्लियर हो गए। ये लोकसभा की बात हो रही थी। अगर बात करते हैं दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधित्व से। समझ गए। भारतीय संविधान में भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक, ठीक है, अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक के जो हैं अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के अंतर्गत क्या किया गया है, आर्टिकल की अगर बात करें तो 320 से 342 के अंतर्गत क्या किया गया है, कुछ वर्गों के संबंधों के विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये हम जान गए। कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये हम जान गए। अनुच्छेद 331 में अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, जो आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं, एंग्लो इंडिया कम्युनिटी जो होते हैं, कम्युनिटी का क्या है, प्रतिनिधित्व है। ठीक है, मतलब इनको भी सम्मिलित किया गया है। आगे बात करते हैं एवं अनुच्छेद 333 मतलब 333, अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो हैं प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। अब जान लीजिए, जैसे हम ऊपर पढ़े 330 और 332, ठीक है, इसी तरह हम आंग्ल इंडियन की बात करते हैं, आंग्ल इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करते हैं, तो इसका अनुच्छेद 331
तो 331 मतलब लोकसभा में इसकी चर्चा की गई है। और अगर अनुच्छेद 333 अगर आ जाता, 331 में तो हम जान गए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व की बात कही गई है, रिजर्व की बात कही गई है, ये हम मानते हैं। अनुच्छेद 333 में क्या हुआ कि राज्यों की जो विधानसभा है उसमें भारतीय समुदाय को मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व किया गया है, जोड़ा गया है, इसमें इसकी चर्चा की गई है, उल्लेख की गई है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ अधिनियम 2000 जो 1900 है उसमें, तो देखिए सुनिए, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। समझ गए? क्लियर हो गए होंगे? नहीं क्लियर हुए तो सुन लीजिए। आप पढ़े अनुच्छेद 331 जिसमें लोकसभा में चर्चा की गई है आंग्ल भारतीय समुदाय की, और एक पढ़े अनुच्छेद 333, इसमें राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। लेकिन क्या हुआ, 104वां जब संविधान संशोधन 2019 में हुआ, उस समय क्या हुआ कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय जो समुदाय हैं, कम्युनिटी है, उसको आरक्षित जो मिलता था, प्रतिनिधित्व करने की बात है, उसकी सीट की बात है, रिजर्व सीट की, उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब याद रखना है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का सीट समाप्त हो गया है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 2019 में, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। कारण मतलब अर्थ कहा गया है, आर को कारण बताया गया है, एक को कथन बताया गया है। चलिए तो अब जानते हैं, आगे कथन पढ़ते हैं फिर कारण जानेंगे। देखिए कथन क्या है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषित नहीं दी गई है। ठीक है, मतलब परिभाषा नहीं दिया गया है। फिर से सुन लीजिए, कथन ए की अगर बात करते हैं तो अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। चलिए हम जानते हैं कारण इसका सुन लीजिए। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। उपरोक्त में से या उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है बताइए। तो इसका सही जो है ए आर दोनों सही बात कहा गया है, परंतु एक का या एक ही सही व्याख्या आर नहीं करता है। ये सही बात है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है हम चलिए जानते हैं, ये किताब खुद बताएगा, मैं नहीं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को जो है परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ये जान लीजिए। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग एक जो है क्या है, सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय जो है अल्पसंख्यक आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटी की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है वर्ष 1992 मतलब 1992 में जो है संसद द्वारा पारित विधि के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित विधि के द्वारा किया गया। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो आर नहीं करता है, एक ही सही व्याख्या। क्लियर हो गए? तो ये समझ चाहिए। चलिए जानते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है सुनिए। चौथा प्रश्न है कि किसी जाति तथा जनजाति को जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु समक्ष जो है संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? इसका प्राधिकारी कौन होगा संवैधानिक रूप से बताइए। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए भारत का प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? भारत का पीएम होगा, याद रखना है। अब चलिए जानते हैं, तो सुन लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं 341(1) एवं अनुच्छेद 342(1) देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात, राज्यपाल से जो परामर्श, गवर्नर से जो परामर्श के पश्चात उस राज्य या संघ क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकता है। ठीक है, नोटिफाइड कर सकता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना। ये किस आर्टिकल में चर्चा की गई है भाई? तो अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 में क्या की गई है? तो राज्य हो या संघ राज्य क्षेत्र हो, इसके संबंध में अगर राज्यपाल का परामर्श
हो जाए और परामर्श के बाद राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित मतलब नोटिफाइड कर सकता है। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न क्या है सुनिए। पांचवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1945 में हुआ था, मतलब 1945 में हुआ था। तो 1945 में किसका हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब और जानते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसे शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या था ये जानते। तो इसका उद्देश्य जो था किसका? यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जो है सुविधाजनक बनाना। क्या बनाना? सुविधाजनक बनाना, सरल बनाना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ये काम किसका था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ बनने का जो है लक्ष्य ही था कि आर्थिक रूप से, सामाजिक प्रगति के लिए, मानवाधिकार के रूप में, विश्व शांति के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में यह लक्ष्य को पूरा कर सके। इसलिए इसकी स्थापना की गई थी यूएनओ का। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। सुनिएगा, छठा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 5 है। ऑप्शन नंबर बी 5 है। अब 5 है और हम पढ़े हैं भाई, क्या बताइए? चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या जानकारी है। तो सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से सुरक्षा परिषद जो है एक प्रमुख अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का, किसका? यूएनओ का कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 6 अंग में से कौन? सुरक्षा परिषद प्रमुख अंग माना जाता है। अब सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम है। यूएनओ का तो काम ही था कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाना है, और इसमें भी 6 अंग में बांटा गया था। 6 अंग में सुरक्षा परिषद जो है प्रमुख अंग माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसका काम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति देना और सुरक्षा बनाए रखना। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन परिषद है भाई? सुरक्षा परिषद के जो हैं 15 जो हैं सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसमें भी बांटे हुए सुनिए, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। ये हम जान गए। अब चलिए आगे तो हम जान जाते हैं कि 15 तो सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, जिसमें से अस्थायी सदस्य 5 हैं। अस्थायी मतलब कभी हिल डुल नहीं सकते, वो अस्थायी फिक्स है। तो अब सुनिए, 5 में जैसे कौन है? अमेरिका है अस्थायी में, फ्रांस है आपका अस्थायी सदस्य, और चीन है आपका अस्थायी सदस्य, और ब्रिटेन है एवं रूस। ये जो 5 है ये अस्थायी सदस्य है। मतलब रूस है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है। अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस, ये 5 हमारे अस्थायी सदस्य हैं। 5 देश जो है। अब सुनिए, शेष बचे 10 जो हैं आपके अस्थायी है। अकार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि 5 तो अस्थायी हैं, लेकिन 10 अस्थायी जो हैं उसमें से क्या होता है कि उसमें से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा जो है, यूएनओ के महासभा द्वारा जो है चुने जाते हैं। इसमें से 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए अस्थायी में से, ये जान लीजिए। ठीक है। 7वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे? बताइएगा। महासचिव रहे, अफ्रीकी महासचिव रहे। निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे थे? तो वो रहे थे आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन है? बुतरस घाली नाम ही है इनका। क्या है? बुतरस घाली, घाली हैं, याद रखेंगे। अब चलिए जानते हैं, सुनिए, यहाँ पे सुन सकते हैं आप, नीचे कर देता हूँ। बुतरस घाली जो हैं ये कहाँ के थे? मिस्र के थे, ये जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे, याद रखना है। तो प्रथम अफ्रीकी महासचिव कौन थे बताइएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के थे, तो चुने गए थे, तो वो थे बुतरस घाली, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र के रहने वाले थे, याद रखिएगा। जो कि अफ्रीका के बने थे ये, ठीक है, मतलब प्रथम अफ्रीकी महासचिव बने थे, सॉरी, समझ गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के। चलिए अगर बात करें, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में
1992 से लेके 1996 तक जो है काज किया। तो 6वें महासचिव थे ये जो अफ्रीका के थे, बुतरस घारी, ये केवें महासचिव थे 6 किसके, यूएन का महासचिव बने थे। कब से कब तक, तो 1992 से लेके 96 तक, 96 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है बताइए, तो महासचिव वर्तमान के एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए ये एनसीईआरटी के तहत है, ये अपडेट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न क्या है सुनिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं बताइएगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30 है। ठीक है, आर्टिकल 30 है। कितने आर्टिकल हैं, 30। अब चलिए जानते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में जो है कुल 30 अनुच्छेद हैं। कितने आर्टिकल हैं, 30 आर्टिकल हैं। किसमें, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में। क्लियर हो गए। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया। क्या किया, अंगीकृत, एडॉप्ट किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की बात करें जिसमें 30 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र जो है संघ ने, यूएनओ ने एडॉप्ट किया था, मतलब अंगीकृत किया था 10 दिसंबर 1948 को। कब किया था, 10 दिसंबर 1948 को। क्लियर हुआ। चलिए 9वां प्रश्न क्या है सुनिए। 9वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो हेग में अवस्थित है। कहाँ है, हेग में। अब हेग में है तो चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं का जो है मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीदरलैंड के हेग में। इसकी स्थापना का अगर बात करें, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र द्वारा 18 अप्रैल 1946 को किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 18 अप्रैल 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के द्वारा। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में, मतलब हेग में है, याद रखिएगा। हेग कहाँ है, नीदरलैंड। 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है दलवीर भंडारी से पूर्व जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं। कौन रहे हैं बताइए, तो वो रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, BN राव व नरेंद्र सिंह तथा RN पाठक। RN पाठक जी, ये क्लियर हो गए। चलिए जानते हैं। तो सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं जोआन डोनोग। कौन है, जोआन डोनोग। ठीक है, याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो जोआन डोनोग हैं, याद रखना है। एक बात और ध्यान रखना है, ये सब बदलते रहते हैं, तो ये आपको अपने हिसाब से आपको चेंज करते रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक जो है निर्वाचित भारतीय हैं, तो भारतीय जो हैं निम्न हैं। कौन कौन हैं जानते हैं, तो BN राव हैं, जिनका समय काल अगर बोले तो 1952 से 1953 तक रहे थे। ठीक है, 1952 से लेकर 1953 तक रहे थे। नगेंद्र सिंह की बात करते हैं, मैंने ऊपर नरेंद्र पढ़ दिया, सॉरी, नागेंद्र सिंह की बात करते हैं, तो इनका समय जो है 1973 से लेके 88 है। क्या है, नागेंद्र सिंह जो हैं 1973 से 88 तक रहे थे, जो कि क्या रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे थे, ये जान लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं RN पाठक की बात करते हैं। RN पाठक जी भी रहे थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, जो कि कब रहे थे, तो 1989 से लेके 91 तक, मतलब 1989 से लेके 1991 तक रहे थे, याद रखना है। दलवीर सिंह की अगर बात करें, दलवीर भंडारी की बात करें, तो ये 2012 से वर्तमान तक, याद रखिएगा, 2012 से वर्तमान तक रहे, याद रखिएगा। अभी भी चेक करिएगा तो होंगे वो। उन्हें दूसरे कार्यकाल, मतलब कार्यकाल जो है 2018 से 2027 तक के लिए पूर्ण विचारित जो है किया गया है। समझ गए। तो अब सुन लीजिए, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको कि दलवीर भंडारी जो हैं 2012 से वर्तमान तक हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्हें दूसरा कार्यकाल जो है 2018 से क्या किया गया था, 18 से लेकर 27 तक फिर से इनको बना दिया, पूर्ण निर्वाचित किया गया। याद रखिएगा। देखेंगे 11वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हमारा सी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये हम जानते हैं। अब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है तो चलिए क्यों मनाया जाता है भाई अहिंसा दिवस?
अहिंसा दिवस, हिंसा दिवस नहीं, अहिंसा दिवस 15 जून 2007। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में घोषित किया था। कौन किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया। किसके जन्मदिन पे? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। तो उसी हिसाब से मतलब शुरू किया था। तभी से प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? बताइएगा। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय अगर सर्वप्रथम किस देश में हुआ तो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अगर बात करते हैं और सुनिए, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसमें राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये जान लीजिए। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसमें जो है कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसका जो है निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। जनता द्वारा किया जाता है, ये भी जान लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट। तथा वह एक निश्चित कार्यकाल के लिए जो है नियुक्त मुख्य कार्यपालक मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। समझ गए? मुख्य कार्यपालक होगा। अमेरिकी शासन व्यवस्था में, अमेरिकी जो शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति आम नागरिकों में से अपने मंत्रियों का चुनाव करता है। मतलब अमेरिकी शासन व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है आम नागरिकों में से अपने मंत्रियों को चुनाव कराता है, ये हम जानते हैं। और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। जो भी मंत्री चुने जाते हैं वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ये याद रखना है। इस प्रकार अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के जो हैं स्थायित्व की, जबकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की संकल्पना पर अधिक बल दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न क्या है? सुनिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? बताइए। तो ये है डी, केवल 1। क्या है? केवल 1। तो रूस की संसद, ठीक है, रूस की संसद मतलब पार्लियामेंट को फेडरेट असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरेट असेंबली कहते हैं। बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुन लीजिए, तो रूस का सदन का नाम अगर बोलेगा तो फेडरल असेंबली बता दिएगा। क्या बताइएगा? फेडरल असेंबली। किसकी संसद का नाम है? तो रूस की संसद का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, संसद के निम्न सदन को मतलब लोअर हाउस को स्टेट डयूमा कहते हैं और उच्च सदन जिसे अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहते हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार कथन 1 ही सत्य होगा, ये जान लीजिए। 40 प्रश्न की बात करते हैं। ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है? बताइएगा। ताश जो आप देख रहे हैं कहाँ का समाचार एजेंसी है, मतलब न्यू एजेंसी है, तो रूस का है। ठीक है, रूस का है। तो रूस का है तो चलिए जानते हैं। पूर्व सोवियत संघ जिसे रूस बोला जाता है, रूस की समाचार एजेंसी तास, याद रखिए तास थी। तो पूर्व सोवियत संघ की समाचार एजेंसी की बात करें, न्यूज एजेंसी की बात करें तो तास है। और पूर्व सोवियत संघ को ही रूस कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं। अब देखिए, इसे सोवियत संघ भी कहते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में जो है इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITAR में जो है सम्मिलित कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में सम्मिलित कर दिया गया। किंतु वर्ष 2014 में इसका नाम पुनः ताश कर दिया गया। समझ गए? इसका फिर पुनः नाम इसको ताश कर दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, चीन की संसद का नाम है। तो चीन की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी नेशनल पीपुल कांग्रेस है। क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस है, ये जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, चीनी जनवादी गणराज्य जिसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ठीक है, तो चीनी जनवादी गणराज्य की संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस मतलब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो चीन की अगर पूछे कि बताइएगा संसद का नाम क्या है, तो नेशनल पीपुल कांग्रेस है। यह वर्तमान में जो है 2980 सदस्य के साथ 2980 सदस्य मतलब मेंबर 2980 मेंबर
सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी संसद है। इसमें कितने सदस्य हैं? 29-80 सदस्य हैं। परंतु वास्तव में यह रबर स्टॉम्प विधायिका है। समझ गए? रबर स्टंप जो देख रहे हैं वो विधायिका है, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णयों पर जो है मुहर लगाती है। इसे मुहर लगाने के लिए रखा गया है। समझ गए? तो 16वां प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को भी डायट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। क्लियर हो गए? और सुनिए, जापान की संसद जो है, संसद को डाइट कहते हैं, जबकि तो सुन लीजिए, जापान के संसद का नाम क्या है पार्लियामेंट का? तो डाइट है। और स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो रिक्सडेग है। क्या है? रिक्सडेग है। जनरल कोटस किसकी संसद है? कौन सी देश की संसद है? तो स्पेन की देश की संसद है। याद क्या? तो स्पेन के संसद का नाम क्या है? तो जनरल कोटस। चलिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? सुनिए, मोसाद क्या है? बताइए। मोसाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, इजराइल की खुफिया एजेंसी। किसकी? इजराइल की खुफिया एजेंसी। चलिए जानते हैं। तो सुनिए, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। क्या है? मोसाद है, जिसकी स्थापना जो है गोपनीय सूचना प्राप्त करने, क्या? गोपनीय सूचना प्राप्त करने, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई है। समझ गए? तो इजराइल की सरकारी खुफिया एजेंसी जो थी, जिसे मोसाद बोलते हैं, वो मोसाद की जो स्थापना की गई थी, वो गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई थी, या गोपनीय सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया था। ये जान लीजिए, ये खुफिया एजेंसी है मोसाद। 18वां प्रश्न क्या है? सुनिए, 18वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, बताइएगा। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात करते हैं कि सर्वप्रथम वर्ष 1959 में, मतलब 1959 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है अफगानिस्तान की यात्रा की थी, तो अफगानिस्तान की यात्रा कौन किए थे? भारत के पीएम कौन थे? तो पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। कब किए थे? तो 1959 में किए थे, जो कि सर्वप्रथम किए थे, सबसे पहले किए थे। इसके पश्चात जो है इंदिरा गांधी वर्ष 1976 में, मतलब 1976 में, मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 में, मई 2011 में, याद रखिएगा, तथा वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। तो एक जरूर ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान की यात्रा जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू भी कर चुके हैं, जो कि सबसे पहले किए थे 1959 में, मतलब 1959 में। और इंदिरा गांधी जो किए थे 1976 में की थी। मनमोहन सिंह जो है अगस्त 2005 में किए थे, याद रखना है, अगस्त 2005 में। और एक बात और जान लीजिए, मई हो गया, मई 2011 हो जाए, वर्ष 2016 हो जाए, ये सब जो है 2 बार यात्रा किए थे हमारे, मतलब इतने बार गए थे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की यात्रा किए थे। कब कब? 2011 और 16। 19वां प्रश्न क्या है? फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो वो है प्रेस, मीडिया को कहा जाता है चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट। अब चलिए जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा धुंधला हो गया, अच्छा सुन लीजिए। लोकतंत्र को पूरे विश्व में स्थापित करने में जो है मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना नहीं जानने की जरूरत है, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया? मीडिया ने लोकतंत्र में। याद रखिएगा, लोकतंत्र को अगर पूरे विश्व में स्थापित करना है तो मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 18वीं शताब्दी के पश्चात विशेष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति एवं 19वीं शताब्दी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय, याद रखिएगा, मीडिया ने जनता तक पहुंचाने और ज्ञान के साथ आने का भी, मतलब सक्षम बनाने का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर से सुन लीजिए, तो आंदोलन के समय जो है मीडिया ने क्या किया कि जनता तक पहुंचाने की बात की गई सूचना को, और ज्ञान के साथ साथ उन्हें सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, महत्वपूर्ण योगदान किया या योगदान दिया मीडिया। ठीक है। और सुनिए, लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों पर नजर रखने एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण मीडिया को लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ, मतलब फोर्थ स्टेट के नाम से या स्टेट के रूप से जाना जाता है। ठीक है। 21वां प्रश्न,
21वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है? कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, कुट निरपेक्षता जो है पंचशील का निर्माण नहीं है। अब चलिए जानते हैं कैसे, तो सुनिए। पंचशील शब्द जो है ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों में या अभिलेखों से लिया गया है। फिर से सुनिए, पंचशील शब्द जो है ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं, उससे लिया गया है। मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए जो है विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पंचशील सिद्धांतों को अपनाया है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए कि मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्र में, जैसे सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, इस सब व्यवस्था को याद रखिएगा। व्यवस्था वाले जो क्षेत्र हैं देशों को पंचशील सिद्धांत को अपनाया था, ये जान लीजिए। इस सब के कारण सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। आगे बात करते हैं, इसके जो हैं 5 सिद्धांत निम्न हैं। कितने हैं? 5 सिद्धांत जो हैं निम्न हैं। कौन कौन? सुनिए। पहला है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। समान और परस्पर लाभकारी संबंध याद रखना है। और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से।